हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज, जिसके अंदर हम कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं प्रीलिम्स 2025 का। दिस इज लेक्चर नंबर 35, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आइए हम पहला टॉपिक हमारा समझते हैं, दैट इज नोन एज पोलर बियर। अभी पोलर बियर भाई साहब न्यूज में क्यों है? ये भाई साहब इसलिए न्यूज में है क्योंकि एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण एक पोलर बियर की डेथ हो चुकी है आर्कटिक रीजन के अंदर। तो क्या हो गया सर? एवियन इन्फ्लुएंजा इज ए कॉमन थिंग, बट यहाँ पर पोलर बियर जो है, ऐसा पहली बार हुआ है पोलर बियर की कम्युनिटीज के अंदर कि एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण उनकी मौत हो गई। तो दैट्स व्हाई इट इज ए बिग न्यूज, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। अब पोलर बियर के बारे में हम थोड़ी बातें जान ले, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एनिमल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये जाने, ये लार्जेस्ट कार्निवोरस है। क्या बात कर रहे हो सर? इससे बड़े बड़े कार्निवोरस हमने देखे हैं, तो अभी आपने पूरा सुना नहीं। लार्जेस्ट कार्निवोरस लैंड मैमल, लैंड मैमल है, ठीक है। अर्थ के ऊपर लार्जेस्ट कार्निवोरस लैंड मैमल है, ठीक है। तो कार्निवोरस वो होते हैं नॉन वेज जो खाते हैं, राइट। तो लार्जेस्ट कार्निवोरस लैंड मैमल है, ये आपको इसके अंदर याद रखना है। आप यहाँ पर देखेंगे ये आर्कटिक रीजन के अंदर मिलता है, पोल्स के ऊपर मिलेगा, एज द नेम सजेस्ट पोलर बियर, तो ये पोल्स के ऊपर मिलेगा, राइट। अब ये पोलर बियर जो थे ना, ये बहुत पुराने जमाने के एनिमल है, ठीक है ना। हम बहुत पुराने जमाने की जेल है ना, वैसे ये बहुत पुराने जमाने के एनिमल है। पहले एक बियर हुआ करता था, दैट इज नोन एज ब्राउन बियर। अच्छा, कब हुआ करता था? 3 मिलियन ईयर अगो। सॉरी, तो बहुत ही पुराने हैं, ठीक है। ब्राउन बियर होता था, वो इवॉल्व होता 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 पोलर बियर बन गया। अच्छा सर, ये ब्राउन बियर जो है इवॉल्व होता होता पोलर बियर बन गया? पोलर बियर हमने देखा था सर, ये व्हाइट कलर का होता है। नहीं भाई, अगर तुम पोलर बियर को व्हाइट कलर का समझ रहे हो ना, तो पोलर बियर ने बना दिया तुम्हें बेवकूफ। अरे सर, क्या बात कर रहे हो? ये देखो, ये व्हाइट कलर का ही तो दिख रहा है सर, व्हाइट इसके फर है, ठीक है। और वो एक तरह से इसका एडेप्टेशन है, इसके हॉलो फर्स होते हैं, हॉलो हॉलो फर्स होते हैं इसके, ठीक है, खोखले, ठीक है। जिसके अंदर मतलब ज्यादा फर्स जो होंगे उसके अंदर ज्यादा मटेरियल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर जब भी सनलाइट आती है तो ये व्हाइट कलर की इस तरह से दिखते हैं, और ये इसको एक तरह से छुपने के काम में आते हैं कि भाई कोई आ गया, इंसान आ गया, इंसान रूपी दानव आ गया इनके लिए, और ये उसको मारने के हुए तो इसको, इंसान को ऐसे लगेगा अरे ये तो बर्फ ही है, तो बर्फ के अंदर ऐसे कैसे छुप जाते हैं। ये होते बिल्कुल काले हैं। क्या बात है सर, ये देखो, ये देखो, ये काला दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जहां जहां फर नहीं है ना, वहां पर काला दिख रहा है आपको। तो इसको नाई के घर पे भेज दो और नाई से बोल दो भाई साहब इसकी हजामत कर दो, तो ये पूरा काला निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो चलो इसकी कुछ एडेप्टेशन हम देख लेते हैं। भाई ये बहुत ही भयंकर जगह पे रहता है, ठीक है, जहां पर बहुत ही भयंकर ठंड होती है। तो भयंकर ठंड मतलब इसको कुछ कुछ एडेप्टेशन इसके अंदर होनी चाहिए। तो पहली सबसे पहले देखो, इसकी स्किन जो होती है ना, चमड़ी, मोटी चमड़ी के होते हैं। अब मोटी चमड़ी होगी तो इंसुलेशन जो होगा वो हो जाएगा, इंसुलेशन हो जाएगा, जिससे हीट जो होगी बॉडी के अंदर रहेगी, वो बाहर नहीं जा पाएगी, राइट। जैसे थर्मस होता है ना, थर्मस जो होता है उसके अंदर इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हीट जो होती है वो बाहर नहीं जा पाती। इसी तरह से पोलर बियर की हीट भी बाहर नहीं जा पाएगी। समझ में आ रहा है? पहली चीज आपको समझ में आ गई, इट ट्रैप्स हीट। फिर दूसरा, ये राउंडेड शेप का होता है। राउंडेड शेप होने के कारण क्या है, इसका सरफेस एरिया थोड़ा कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम होगा तो हीट लॉस जो होगा ना वो कम हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तीसरा इंपॉर्टेंट, इसके फर्स जो है, ठीक है, ये एक तरह से व्हाइट कलर को प्रोवाइड करते हैं, और व्हाइट कलर के कारण ये एक तरह से छुप जाता है, कैम्यूफ्लैज हो जाता है ये, मतलब छुप जाएगा। ये कोई भी इंसान आएगा तो छुप जाएगा, इंसान को लगेगा ये तो बर्फ है, ठीक है, उसके ऊपर पैर रखेगा, फिर इंसान उछलेगा, अरे भाई ये किस पे पैर रख दिया, राइट। टू स्प्रेड देयर वेट। अब देखो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मान लीजिए कि आप बर्फ पे चलकर दिखाओ, सर बर्फ पे चलेंगे तो हमारे तो पैर अंदर घुस जाते हैं, इनके नहीं घुसते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पैर का सरफेस एरिया ना बहुत ज्यादा है। तो सर एरिया ज्यादा होने से क्या होता है बच्चों? एरिया ज्यादा होने से क्या होता है? एरिया जब भी ज्यादा होगा ना, तो प्रेशर कम लगेगा। क्या बात कर रहे हैं सर? यस, आपने पढ़ा होगा बचपन में, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, जैसे मान लो, अगर मान लो तुम हील्स पहन के जाओ ये हील्स है है ना, हील्स पहन के जाओ किसके अंदर? बर्फ में, तो सर ये हील तो बिल्कुल अंदर घुस जाएगी। क्यों घुस जा रही है अंदर? चप्पल पहन के जा रहे हो जब तो नहीं घुस रही, फ्लैट चप्पल। हील क्यों घुस जा रही है? क्योंकि इसका एरिया जो है ना, दैट इज वेरी लेस। एरिया लेस है तो प्रेशर विल इंक्रीज, है ना। एरिया ज्यादा है तो प्रेशर विल डिक्रीज। तो एरिया ज्यादा रखते हैं, इसके पैर का एरिया है ना ये ज्यादा है, और इसके नीचे जो है ना, एक तरह से थोड़ा सा फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए, जिससे स्लिपरी ना हो, इसके नीचे भी, पैरों के नीचे भी आप देखेंगे तो थोड़ा कुछ फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए होता है एडेप्टेशन, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो इसकी एडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। बियर्स आउटर लेयर ऑफ फर इज हॉलो एंड रिफ्लेक्ट्स लाइट, गिविंग फर अ व्हाइट कलर।
दैट हेल्प्स द बियर रिमेन कैम्यूफ्लेज्ड, ठीक है। पोलर बियर्स हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट, ठीक है, मोटी चमड़ी होती है इनकी, जिससे क्या है कि फैट है बहुत सारा तो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। बियर्स लार्ज साइज रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ द सरफेस एरिया, ठीक है, दैट एक्सपोज टू द कोल्ड पर यूनिट ऑफ द बॉडी मास, जिससे कि वो हीट जो होती है, हीट लॉस बहुत कम हो जाता है। फिर नॉन स्लिप सरफेस होता है इसके अंदर, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। कुछ कुछ बातें और पढ़ लें। मेल पोलर बियर जो होते हैं वो बड़े होते हैं, मच लार्जर देन द फीमेल्स, फीमेल तो बेचारी बच्ची सी होती है, ये मेल होते हैं बहुत बड़े बड़े से होते हैं, राइट। पोलर बियर इवॉल्व 1 to 3 मिलियन ईयर अगो, ये तो पढ़ लिया सर, फ्रॉम द ब्राउन बियर। मोस्ट पोलर बियर डू नॉट डैन, डू नॉट डैन मतलब कि डैन में नहीं रहते हैं, ठीक है, गुफाओं में नहीं रहते। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पोलर बियर है ना, इसका अलग एटीट्यूड है, सॉलिटरी के अंदर हमेशा रहता है। सॉलिटरी मतलब कि एक तरह से ये किसी से बातचीत नहीं करेगा, अपने आप में मस्त रहेगा, मगन रहेगा, ठीक है। बट जब भी इसको मीटिंग करनी होगी तब तो पास आना ही पड़ेगा, तो मीटिंग करता है तब आता है बस पास में, ठीक है ना। आपस के अंदर मीटिंग होती है, उसके बाद फिर वापस अलग अलग रहता है। इसको टेंशन नहीं लेनी है फालतू का। इसको बोलता है यार मेरे को चैचा पसंद नहीं है बिल्कुल, है ना, कि मेरे को किसी से बात करना और ये पसंद नहीं है, सॉलिटरी में रहना मेरे को पसंद है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके अलावा ये देखो भाई कहाँ पे रहते हैं, ये रहते हैं आइस के अंदर। हाँ सर, आप रह के दिखाओ आइस में। सर हम अगर आइस में रहेंगे तो हमारी कंडीशन जो होगी वल्नरेबल हो जाएगी, इसीलिए इसका आईयूसीएन स्टेटस जो है वल्नरेबल है। आई होप दिस इज क्लियर। ये याद करने का तरीका है ना, डोंट टेक इट अदरवाइज। ये याद करने का कुछ तरीके हैं जिससे कि आपको प्रीलिम्स के अंदर याद हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं चार्ज पे लगा दूं एक बार। चलो आगे हम बढ़े। एक्सट्रीमोफाइल, एक्सट्रीमोफाइल का मतलब क्या होता है, ये देखो एज ए नेम सजेस्ट, एक्सट्रीम, एक्सट्रीमो का मतलब एक्सट्रीम, फाइल मतलब जिसको पसंद है, जिसको एक्सट्रीम कंडीशन पसंद है, दैट इज नोन एज एक्सट्रीमोफाइल। अभी साइंटिस्ट ने ऐसे कुछ बैक्टीरिया पाए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, जिसके अंदर माइक्रोवेव ओवन के अंदर, सर ओवन के अंदर बैक्टीरिया, हाँ इसके अंदर बहुत सारी रेडिएशन डाली फिर भी ये बैक्टीरिया नहीं मरे, बोले हम नहीं झुकेगा, हम मरेगा नहीं, ठीक है, इस तरह से ये बैक्टीरिया बोलने लग गया। तो इस बैक्टीरिया को बाहर निकाला, पूछा भाई तेरे अंदर इतना कैसा रेजिस्टेंस है कि इतनी रेडिएशन हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं तेरे ऊपर, फिर भी तू नहीं मर रहा है। तो ये बोला कि एक्चुअली मैं क्या हूं, मैंने अडेप्ट कर लिया है ना, एक्चुअली मैं एक्सट्रीम कंडीशंस को अडेप्ट करने वाला बंदा हूं, ठीक है। तो कुछ कुछ बैक्टीरिया, कुछ कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर, जैसे पोलर बियर भी हम देखें तो एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर ही रह रहा है भाई, एक्सट्रीम कोल्ड, है ना। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं इनको एक्सट्रीमोफाइल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, माइक्रोब्स दैट लिव्स इन एक्सट्रीम नेचुरल कंडीशंस आर कॉल्ड एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स आर ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। ये अपने मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में रह पाते हैं। दिस एडेप्टेशन ऑफन इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड बायोकेमिकल पाथवेज, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है इनका, मैक्रो मॉलिक्यूल्स इस तरह के हो जाते हैं, जिससे कि एक्सट्रीम कंडीशंस के ऊपर, जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, हाई सैलिनिटी हो गया, हाई पीएच लेवल हो गया, हाई प्रेशर हो गया, उनके ऊपर आराम से ये जिंदा रह पाते हैं। अब इन्हीं के ऊपर इनके नाम पड़ जाते हैं, ठीक है। जो बहुत ज्यादा हीट के अंदर रहता है उसको थर्मोफाइल बोलते हैं, कि भाई तू बहुत ज्यादा हीट पे रहता है तो तेरे को थर्मोफाइल बोलेंगे, तेरे को हीट पसंद है, थर्मोफाइल। जो बहुत ज्यादा कोल्ड में रहते हैं, ठीक है, सच है, तो पोलर रीजन जैसे पोलर भी है, उसको साइक्रोफाइल बोलते हैं। तो ये पूछा जाएगा साइक्रोफाइल क्या होता है। साइक्रोफाइल सर इतना साइको है कि वो ठंड में पड़ा रहता है ना, बर्फ में पड़ा रह रहा है, इतना साइको हो चुका है वो, साइक्रोफाइल इस तरह से याद कर सकते हो। हेलोफाइल, हेलो का मतलब होता है सैलिनिटी, तो जहाँ पे सैलाइन ज्यादा होगा, जहाँ पे सॉल्ट ज्यादा होगा वहां पर ये, जैसे सॉल्ट लेक के अंदर, सॉल्ट माइंस के अंदर, हाई सैलाइन एनवायरनमेंट के अंदर, तो हेलोफाइल्स होता है। तो कोई होता है एसिडोफाइल, जो कि एसिडिक नेचर, जहां पर एसिडिक, जहां पर एसिडिसिटी जहां पर ज्यादा होगी वहां पर वो रहेंगे। कोई ऐसा होता है जहां पर बेस ज्यादा होगा वहां पर रहेंगे, उसको बोलते हैं अल्कलाइफाइल। इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रीलिम्स में बार बार फेल हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं पर बार बार फेल हो रहे हैं, राइट। तो आप लोगों के लिए हमने एक अलग सा बैच बनाया है। ये पहली बार हो रहा है यूपीएससी की हिस्ट्री के अंदर कि कोई इन बच्चों के बारे में सोच रहा है जो कि क्या है, जो कि बार बार प्रीलिम्स देके फेल हो रहे हैं। तो हम देखिए, आपकी सिचुएशन को मैंने अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है, मैंने इसको कई बहुत स्टडी करा है, ठीक है। स्टडी करके मेरे को एक सॉल्यूशन यहाँ पर मिला है, और उसके बेसिस पे मैंने एक स्पेशल बैच आप लोगों के लिए लॉन्च करा है, ठीक है। ये स्पेशल बैच जो होगा इसका नाम हम रखा है द सिलेक्शन बैच। क्यों रखा है सर, क्योंकि इसका हमारा मेन मोटिव जो होगा, मेन फोकस होगा वो सिलेक्शन करवाने पे होगा। 15 नवंबर से बैच स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं, आप रजिस्टर करा सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट एवर यूपीएससी हिस्ट्री के अंदर ऐसा हो रहा है, यूनिक बैच प्रीलिम्स 2025 के लिए निकाल रहे हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब
ये मतलब आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, है ना। अब हमने क्या है स्ट्रेटेजीज की अलग अलग से बनाई, जैसे सिलेक्शन बैच के अंदर फ्रेशर्स की अलग स्ट्रेटेजी बनाई है और एडवांस स्टूडेंट्स की अलग स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पर बनाई। तो एडवांस स्टूडेंट्स का हमारे पास ये टारगेट है कि हम 8000 प्लस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा देंगे। देखो भाई अभी तक आप क्या कर रहे हो, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो, फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके एक दो टेस्ट तो अच्छे से देते हो, फिर नहीं देते। अगर मान लो आप 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो, सिर्फ 3000 क्वेश्चन कर पाते हो। यहाँ पे हम आपको 8000 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चल रहे हैं, राइट। डेली 50 क्वेश्चंस लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास होगी, जहां पर मैं बिठाकर आपको सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स, जो अब यहाँ पर ये करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं उनका एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन यहाँ पर करवा देंगे आपको। स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर जीएस विल बी देयर, स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर करंट अफेयर्स विल बी देयर एंड स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर सीसेट विल बी देयर। ये तो भैया एडवांस स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका फीस 15,000 रुपीज है, राइट। और फ्रेशर्स के लिए भी इस साल अगर आपको सिलेक्शन लेना है फ्रेशर्स वाले बच्चों, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हम लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको जीएस की देंगे, लाइव रिकॉर्डेड सीसेट की क्लासेस देंगे, डेली 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्विंग यहाँ पर आपसे करवाएंगे। और जब आपका एक लेवल पहुंच जाएगा ना, एक लेवल पर आ जाओगे आप, जैसे आपने मान लो पॉलिटी अच्छे से कर ली, तो पॉलिटी के फिर एमसीक्यूज हम सॉल्व कराने आपको लग जाएंगे, राइट। आपका भी यही टारगेट है कि 8000 प्लस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, बट आपको क्लासेस भी इसके अंदर दे देंगे हम, ठीक है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे सीसेट की क्लासेस होंगी, आपकी जीएस की क्लासेस होंगी, सीसेट की क्लासेस होंगी, करंट अफेयर्स की सीरीज, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, राइट। आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसके लिए जो स्टूडेंट फ्रेशर्स हैं वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 19,500 इज द प्राइस, ठीक है। डेली शेड्यूल देखो हमारा 5:30 से 5:45 योगा क्लास करेंगे, फिर 7 से लेकर 9 डेली लाइव टेस्ट करेंगे, फिर 12 से 2 बजे तक फिर वापस आपको डेली टेस्ट करना होगा। ये टेस्ट मैं आपको दूंगा जो आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा। इसका अपन 5 से 7 पीएम अपन इसका टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ होंगे वो डिस्कस कर देंगे। ये तो हो गया किसके बारे में बात, ये तो हो गया उन बच्चों के बारे में बात जो कि एडवांस स्टूडेंट है, जो पढ़ लिए और जो अभी मतलब पहली बार जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फ्रेशर्स है, उनके लिए डेली की लाइव क्लासेस भी होंगी। देखो बच्चों फालतू का आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार मौका मिला है आपको, इस तरह का बैच आ रहा है, इसको ज्वाइन करो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा हो। मैं तो यही बोलूंगा कि बैच ज्वाइन कर लोगे तो आपके चांसेस प्रीलिम्स के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम इस पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आपको तो पता भी नहीं है कितनी मेहनत यहाँ पर चल रही है। 8000 क्वेश्चन प्रिपेयर करना बहुत बड़ा टास्क है, और वो मैं अभी से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चंस होंगे, हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो कि यूपीएससी सीएससी के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज चागोस आइलैंड। चागोस आइलैंड हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अभी इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने रिफर्म करा इट सपोर्ट टू द मॉरिशस ऑन द इशू ऑफ द चागोस आइलैंड इन द इंडियन ओशन अगेंस्ट द यूनाइटेड किंगडम। भाई सिस्टम क्या बना हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस ने आपस के अंदर लड़ाई कर रखी है। क्यों? इन आइलैंड्स के कारण। मॉरिशस बोलता है भाई ये आइलैंड जो है चागोस आइलैंड हमारा है, यूनाइटेड किंगडम बोलता है कि हमने कभी इस चागोस आइलैंड को इनको वापस दिया ही नहीं, राइट। हमने हमेशा इसको अपने पास ही रखा है, चागोस आर्किपेलागो हम ही रखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर फिर आती है एंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो यूएसए क्या है, यूएसए का क्या है, यूके का क्या है, मॉरिशस क्या है। इंडिया जो है मॉरिशस का साथ देता है, मॉरिशस से बोलता है कि भाई चागोस तेरा ही है। ये सब इशू भाई अपन समझते हैं। कहाँ है ये चागोस आर्किपेलागो? ये रहा चागोस आर्किपेलागो, ओके। तो मॉरिशस कहता है कि भैया ये मेरा पार्ट है, इसको यूनाइटेड किंगडम लेकर बैठा है, हथियाए हुए लेकर बैठा है। अब यूनाइटेड किंगडम इसको इसलिए लेकर बैठा है बिकॉज ये जो है चागोस आर्किपेलागो जो है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है इंडियन ओशन के अंदर। पूरा यूनाइटेड किंगडम यहां से देखता है, राइट। चागोस आर्किपेलागो इज लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडियन ओशन अबाउट 1600 किलोमीटर साउथ ऑफ द इंडिया, राइट। इस तरह से ये लोकेटेड है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट ये किसके बीच में है? यूनाइटेड किंगडम के बीच में है ना। पहले ये किसी जमाने में ब्रिटिशर्स की ओवरसीज टेरिटरी हुआ करता था, है ना। और मॉरिशस भी एक तरह से कॉलोनी हुआ करता था। तो फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स तो चले गए, मॉरिशस को तो आजाद कर दिया, पर इसको नहीं छोड़ा उन्होंने। बट देयर इज ऑनगोइंग डिस्प्यूट अबाउट ओवर द सोवरेनिटी पर्टिकुलरली विद द मॉरिशस व्हिच क्लेम द आइलैंड एज ए पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। मॉरिशस कहता है कि भाई हमारे है, जबकि ये बोलता है, यूके बोलता है नहीं नहीं हमारा है। इन 2019 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास करा था कॉलिंग फॉर द यूके को बोला था कि भाई ये चागोस आइलैंड है ना, वापस मॉरिशस को आप दे दो, अफर्मिंग दैट द यूकेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरी इज इलीगल। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस तरह से बोला हुआ है 2019 के अंदर। फिर भी ये जो है ना ब्रिटिशर्स ये मानते नहीं है, ये कहते हैं भैया बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंटली लोकेटेड ये है, दैट्स वाई हम इसको नहीं छोड़ेंगे, जाने तुझे देंगे नहीं, है ना। इस तरह से ये बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो चागोस आर्किपेलागो के अंदर आप देखो डियोगो गार्सिया नाम से एक क्या है,
एक तरह से मिलिट्री पोस्ट है और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री बेस है। तो यूके और यूएस मिलकर यहाँ पर बैठे हुए हैं साहब, ठीक है। और मॉरिशस ऐसे बोलता है ये हमारे एरिया के अंदर आना बंद मत करो। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी बोलते हैं कि भैया ये मॉरिशस का एरिया है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर यहाँ पर देखो डियोगो गार्सिया होस्ट ए सिग्निफिकेंट यूएस मिलिट्री बेस strategically important for the military operation in the Indian Oceans and beyond. The base is used for the various military activities including surveillance and logistical support. I hope this is clear. Next अपना टॉपिक है that is National Institutional Ranking Framework NIRF. NIRF क्या है, एक तरह से रैंकिंग फ्रेमवर्क है। इसके 2024 के अंदर इसने रैंक दिए। अब क्या क्या रैंक दिए क्या नहीं दिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैसे निकालता है, क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं, दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो होता है वो अनाउंस करता है NIRF। ये आप ध्यान रखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन NIRF निकालता है और उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे NIRF निकालता है, रैंकिंग देता है। इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन को देता है मैं आपको बताऊंगा, पहले ये समझो। इसके की पैरामीटर्स जो है दैट इज टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स। ये देखता है इंस्टीट्यूट के अंदर टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स TLR कैसा है, उसको 30% वेटेज दिया जाता है। मतलब फैकल्टी की क्वालिटी क्या है, ठीक है, स्टूडेंट एनरोलमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लर्निंग रिसोर्सेज कैसा है, ये देखा जाता है। फिर सेकंड रिसर्च एंड द प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस यहाँ पर देखी जाती है, 30% इसको वेटेज दिया जाता है। एसएससी रिसर्च आउटपुट, पेटेंट्स, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस किस तरह से हो रहा है इंस्टीट्यूशन के ऊपर, ये 30% वेटेज को दिया जाता है। ग्रेजुएशन आउटकम्स मतलब मेजर्स ग्रेजुएशन रेट्स, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक एंड हायर एजुकेशन प्रोग्रेशन, इसको 20% वेटेज दिया जाता है। इसी तरह से आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, जिसके अंदर डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने डाइवर्स स्टूडेंट आ रहे हैं, राइट। सपोर्ट फॉर द अंडर प्रिविलेज ग्रुप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड ओवरऑल इंक्लूसिविटी, उसको 10% वोटेज दिया जाता है, वेटेज दिया जाता है, वोटेज बोल गया मैं, ठीक है। परसेप्शन 10% वेटेज। कंसिडर द रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन अमंग द स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर्स, एकेडमिक्स में इसकी क्या परसेप्शन है ये देखा जाता है, इसको 10% वेटेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये पांचों आपको याद रखना है की पैरामीटर्स, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जैसे टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज 30% इसके अंदर देखा जाता है, तो ये देखो ये इसकी सब है, सब क्लासिफिकेशन इसके अंदर, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो क्या है, फैकल्टी विद PhD कितनी है, इन सबको देखा जाता है, राइट। फिर रिसर्च एंड प्रोफेशनल, आप देखो पब्लिकेशन, साइटेशन, पेटेंट्स कितना है, रिसर्च प्रोजेक्ट, पब्लिकेशन एंड साइटेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इन सब का के ऊपर 30% का वेटेज रहता है, ये 30% का वेटेज रहेगा। इसी तरह से और भी चीज आप इसके अंदर देख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। ग्रेजुएशन आउटकम के अंदर क्या क्या आता है ना, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी के अंदर कैसा आता है, परसेप्शन के अंदर कैसा क्या क्या चीजें आती हैं, ये सब चीजें इसके अंदर देख सकते हैं। अब इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं जिसके अंदर ये रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग निकालता है, ये रे भाई सब इंस्टीट्यूशन। एक तो ओवरऑल रैंकिंग निकालता है, फिर यूनिवर्सिटीज के अंदर टॉप कौन कर रहा है वो निकालता है, कॉलेजेस के अंदर टॉप कर रहा है कौन कर रहा है वो निकाल रही है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, इन सब के ऊपर कौन कौन किस किस तरह की रैंकिंग में है, ये सब चीजें इसके अंदर बताई जाती हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी नाइस डे।